हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी आप लोगों को? जी क्लास आवाज़ आ रही है? हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक हैं आप लोग? मैं ज़रा पावर पॉइंट अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? बताइए मुझे। जी। हाँ जी, लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? हाँ जी क्लास, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी क्लास, आवाज़ आ रही है आपको?
अच्छा जी 23 थे, चलें। ऑल राइट, सो पीपीटीज है, चलें। अच्छा, आई होप आज हम जो है ना अपना सिलेबस आज ख़त्म कर जाएंगे। फिर इक्का दुक्का चीज़ें रह जाएंगी, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग जो हैं फिर उसको साथ साथ लेके चलते रहेंगे। और अब आपका जो टाइम स्टार्ट होगा वो अब सेल्फ स्टडी का थोड़ा सा टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, चलें जी। सो एनीबडी कोई मुझे बताएगा कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, ताकि मैं उससे आगे जो है ना आप लोगों को लेकर चलूँ। जी क्लास, कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम? जी मुझे बताइए हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। जी लास्ट कहाँ तक पढ़ा था हमने, ताकि हम उससे आगे पढ़ें। और इंशाल्लाह ताला वो जो एक ग्रुप रह गया उसकी प्रेजेंटेशन कल होगी। और जो कुछ लोगों ने शायद प्रेजेंटेशन नहीं दी, वो एब्सेंट जो रहे हैं, उनको मैं कुछ न्यू टॉपिक्स दूंगा और उनकी फिर प्रेजेंटेशन अलहदा से होगी। ठीक है जी। हाँ जी, कहाँ तक पढ़ लिया था मुझे ये बता दें। हरी अप। आईएलडी पढ़ ली थी हमने, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। हाँ जी, आईएलडी पढ़ ली थी हमने। वालेकुम अस्सलाम जी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज पढ़ चुके हैं हम। हाँ जी मुझे बताइए, हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज पढ़ चुके हैं, हमने कहाँ तक पढ़ा था, ताकि मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँ आप लोगों को। क्लास, आवाज़ आ रही है ना? आईएलडी नहीं पढ़ी हमने, अच्छा चलें ठीक है। सो फिर हम आज मेरा ख्याल है आईएलडी से स्टार्ट करते हैं। यार टाइप ऑफ न्यूमोथोरक्स स्टार्ट की थी, कहाँ है वो टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरक्स? हाँ बिल्कुल, न्यूमोथोरक्स पे थे हम। वेरी गुड भाई आंसर। चलें जी, सो न्यूमोथोरक्स हमने स्टार्ट किया था और हमने न्यूमोथोरक्स को कहा था कि अगर लंग्स के अंदर, सॉरी, जो हमारी जो प्लूरल स्पेस है वहाँ पे एयर एंटर हो जाती है तो उसको हम न्यूमोथोरक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, इसके अंदर जो है ना हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ सिंपल न्यूमोथोरक्स, नंबर 2 इज़ ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरक्स और नंबर 3 इज़ टेंशन न्यूमोथोरक्स। ठीक है, सो सिंपल न्यूमोथोरक्स बेसिकली क्या है? अ सिंपल और spontaneous pneumothorax occurs when air enters the pleural space through a breach of either the parietal or sorry visceral pleura। सिंपल न्यूमोथोरक्स कब होता है? उस वक्त होता है when there is some break in pleura। ठीक है, लंग्स के अंदर से कोई इस तरह की बीमारी हुई, कोई इस तरह का मसला हुआ कि अंदर से कोई ब्रेकेज हो गई है, जैसे किसी को टीबी हो गई है, ये इस तरह की कंडीशंस के अंदर वो ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से जो है एयर लीक आउट करके थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाती है। सो उस न्यूमोथोरक्स को हम सिंपल न्यूमोथोरक्स कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रोमेटिक न्यूमोथोरक्स। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ट्रोमेटिक न्यूमोथोरक्स अकर व्हेन एयर एस्केप्स फ्रॉम लैसिरेशन इन द लंग्स इटसेल्फ एंड एंटर्स द pleural space or from a wound in the chest wall. It may result from blunt trauma, rib fracture, penetrating chest or blunt abdominal trauma, stab wounds, or gunshot injury or diaphragmatic tear. Traumatic pneumothorax may occur during invasive thoracic procedures. So पहले वाला था लंग्स के अंदर वाली साइड से प्लूरा के अंदर कोई ना कोई मतलब ओपनिंग हुई है जहाँ से एयर जो है वो थोरेसिक कैविटी में एंटर हो गई है
जो ट्रोमेटिक न्यूमोथोरस है, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि देयर इज सम ट्रॉमा जो कि पेनिट्रेट कर रहा है लंग्स के अंदर बाहर की तरफ से, जैसे किसी ने अगर किसी को कोई नाइफ मार दी है, स्टैब वुंड इंजरी है, कोई गन शॉट इंजरी है, गोली वगैरह लग गई है और वो लंग्स को उसने ओपन कर दिया और उसके अंदर से जो एयर है वो अगर एंटर हो रही है प्लूरल स्पेस के अंदर, तो उसको हम फिर ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स कहेंगे। और थर्ड नंबर पे जो है हमारा, उसका नाम है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ठीक है जी। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है? टेंशन न्यूमोथोरेक्स occurs when air is drawn into the pleural space from a lacerated lung or through a small opening or wound in the chest wall। ठीक है जी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि देयर इज सम लेसिरेशन। हाँ जी, आवाज चली गई है, क्या हुआ है? हाँ जी, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होता है कि लंग्स के अंदर की तरफ से कोई ना कोई इशू होता है और देर इज स्मॉल ओपनिंग इनटू द थोरेसिक कैविटी और प्लूरा, जिसके अंदर से एयर स्केप करके आ जाती है। तो इसको जो है हम टेंशन न्यूमोथोरेक्स कहेंगे जनाब। अच्छा जी। न्यूमोथोरेक्स की मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो तीनों की एक तकरीबन एक जैसी होती हैं। इसमें सबसे पहले सडन प्लूरेटिक पेन होगी। ठीक है, प्लूरेटिक पेन, चेस्ट के अंदर पेन होगी, लेकिन दैट वुड बी प्लूरेटिक पेन, सांस लेने के साथ साथ, सांस लेने के साथ साथ जो है ना वो जो है वो दर्द जो है वो डेफिनेटली करती है, वेरी करती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद एंग्शियस पेशेंट्स, पेशेंट एंग्शियस होगा, एयर हंगर होगी उसे, मुश्किल से सांस ले सकेगा, डिजनिया होगा। इंक्रीज यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, एक्सेसरी मसल्स का यूज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, खींच के सांस लेगा। उसके बाद उसको सेंट्रल साइनोसिस हो सकती है। आई होप आप लोगों को पता होगा सेंट्रल साइनोसिस क्या होती है। मतलब म्यूकस में ब्रेन, नोज और ईयर लॉब्स वगैरह जो हैं ये साइनोज होने लग जाते हैं इसके अंदर। और उसके बाद यदि टिम्पैनिंग साउंड इज प्रेजेंट, और जब आप उसकी परकशन करके चेस्ट की देखेंगे तो हमें पता है कि जहाँ पे एयर फिल हो जाती है वहाँ पे टिम्पनी सुनाई देती है। वैसे जो है लंग्स के ऊपर हमें रेजोनेंस सुनाई देती है, लेकिन उस वक्त जो है हमें टिम्पनी जो है वो सुनाई देने लगेगी, जो कि ड्रम लाइक साउंड है। एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग साउंड्स एंड टेक्टाइल फ्रेमेटिस, तो टेक्टाइल फ्रेमेटिस जो आप चेक करेंगे तो वो एब्सेंट होगा, ब्रीदिंग साउंड्स एब्सेंट होंगे। एजिटेशन, डायफरेसिस एंड हाइपोटेंशन, पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होगा, बहुत एजिटेटेड होगा, सुकून से नहीं बैठ सकेगा और उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होगी जी। जी, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? हाई कंसंट्रेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी जाती है। ये जो न्यूमोथोरेक्स है जिसको भी मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, और हाई कंसंट्रेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हमें देनी है इसको। और चेस्ट ट्यूब डाली जाती है ताकि उस एयर को ड्रेन किया जाए बाहर। इन इमरजेंसी एनीथिंग मे बी यूज टू फिल द चेस्ट वूंड। मतलब अगर कोई चेस्ट ट्यूब वगैरह अवेलेबल नहीं है तो फ़ौरन से उस वूंड को जो है ना किसी चीज़ से जो है वो क्लोज करने की कोशिश की जाती है। बहुत हैवी ड्रेसिंग लगाई जाती है उसके ऊपर, नीडल एस्पिरेशन थ्रू थोरेकोसेंटेसिस, बाजू का नीडल के ज़रिए भी है जो है वहाँ से ड्रेन किया जाता है एयर वगैरह को, फ्लूइड वगैरह को। कनेक्टिंग चेस्ट ट्यूब टू वाटर सील ड्रेनेज, चेस्ट ट्यूब को वाटर सील ड्रेनेज के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो एयर जो है उसमें से वो जो है ना बबल आउट करती रहे, पता लगता रहे कि एयर निकल रही है इसमें से। एन इमरजेंसी थोरेक्टोमी, थोरेक्टोमी में आल्सो परफॉर्म्ड, और एक सर्जिकल ओपनिंग करके और थोरेक्स को एम्प्टी किया जाता है सर्जिकली, तो ये भी परफॉर्म किया जाता है जी। सो ये था जी न्यूमोथोरेक्स हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। सो हमने कहा था, कि एक ही डिजीज है लंग्स के हवाले से जिसको हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कहते हैं। आपके सिलेबस के अंदर अगर देखा जाए तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हैं। सो ये चीज़ आपके सिलेबस में है, बाकी जो पिछला सारा पड़ा है वो हमारा सिलेबस से बाहर है। लेकिन फॉर्चुनेटली होता क्या है कि इसमें से कुछ नहीं आया आज तक, आता सारा कुछ हो, COPD, अस्थमा, न्यूमोनिया और इन चीज़ों में से जो है ना TB वगैरह में से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए वो मैंने आपको जो है ना एक लाजमी पार्ट के तौर पे पढ़ाया है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जिसको ILD कहा जाता है। हाँ जी, किसी को पहले से आइडिया है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज क्या होती है? एनीबॉडी, यू हैव योर कमेंट्स?
जी, किसी को आइडिया है पहले से कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज क्या होती है? एनीबॉडी? हाँ जी क्लास, आवाज आ रही है? कुछ हाँ ना में तो जवाब दो ना भाई। हम्म। अच्छा जी, नीलम कहती हैं इट विल अफेक्ट द इंटरस्टिशियम। ठीक है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है तो डेफिनेटली लंग की इंटरस्टिशियम को इफेक्ट करेगी। और कोई? चलो इसको मैं आसान करता हूँ यार। आईएलडी का नाम सुना है? आईसीयू में जो लोग ड्यूटी करते हैं, आईएलडी। क्या यार ये पेशेंट है, इसको आईएलडी है भाई, वेंट पे डाला हुआ है इसको। अब बताएं। जी उमेरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्कारिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग टिश्यू, बिल्कुल ऐसा ही है। सुमैया शाहिद कहती हैं फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग। ठीक है। ठीक है, हम सब कहते हैं जी, लोग जो लोग लॉन्ग टर्म फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, उनमें भी हो जाती है। अदीला कहती हैं इन्फ्लेमेशन। अदीला इन्फ्लेमेशन से आगे की थोड़ी सी चीज है भाई ये। सो चलें जी, अब इसको आप लोग जरा रीड आउट कर लें, फिर मुझे बताएंगे आपको इस स्लाइड में क्या समझ आ रहा है भाई। जी, ये एक इंट्रोडक्शन है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का। सो आई वांट यू गाइस टू रीड इट आउट। आप लोग इसे पढ़ लें और उसके बाद जनाब हम देखते हैं कि आपको इससे क्या समझ आ रहा है जी। जी ठीक है जी। सो बेसिकली होता क्या है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, कि ये एक डिसऑर्डर नहीं है, इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स का ना एक मतलब आप समझ लें आ जाते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इसके अंदर। और उन डिसऑर्डर्स में बेसिकली होता है क्या है, सबसे पहले होती है इन्फ्लेमेशन। बार बार इन्फ्लेमेशन होगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। और उसके बाद जो है ना फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है लंग्स की, इंटरस्टिशियम की, स्पेशली जो एल्व्यूलाई की वॉल्स हैं, फाइब्रोसिस उनके ऊपर फाइब्रस मटेरियल आना शुरू हो जाता है, वो थिक होने लग जाती हैं और वो डेड स्पेस बन जाती है। मतलब ये कि वहाँ पे एयर जो है ना वो फिर एक्सचेंज नहीं हो पाती है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिस इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक दफ़ा ये स्टार्ट हो जाता है तो इसको फिर रोका नहीं जा सकता। इसको स्लो डाउन किया जा सकता है लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जी, गुलेलाना ने आंसर किया अपर लोअर ट्रैक डिसऑर्डर। गुलेलाला ओनली लोअर ट्रैक का डिसऑर्डर है जी।
सुमैया ने कहा और सुमैया शाहिद ने भी आंसर किया। सना क्यूम कहती हैं डिसऑर्डर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सही है जी। अनसब कहते हैं लोअर। बिल्कुल जी, आप लोगों ने सही बताया। तो दिस इज अ ग्रुप डिजीजेस, एक बीमारी नहीं है, इसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। और अभी हम आगे देखेंगे कि मोस्टली केसेस के अंदर इसकी कॉज भी अननोन होती है, कि लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के बाद उसकी फाइब्रोसिस होती है, और आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन बाय द एंड जो लंग्स हैं उन्होंने तबाह हो जाना होता है। लंग्स थिक हो जाते हैं और उनकी जो वॉल्स होती हैं वो फाइब्रोसिस हो जाती है उनकी, जैसा कि एक जख्म के ऊपर फाइब्रोसिस होती होती है, और उस जगह पे डेड स्पेस बन जाती है, एयर एक्सचेंज नहीं होती। अब आ जाते हैं इसकी कॉजेस की तरफ। तो जैसा कि पहले अनसब ने बताया, those with known causes such as occupational environmental factors drugs and infections, कि कुछ लोगों के अंदर कॉज जो है हमें नॉन होती है। तो वो जो नॉन कॉज है वो फैक्ट्री में काम करना हो सकती है, ऐसी ऐसी जगहों पे काम करना, ऐसी इन्वायरमेंट में काम करना जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, रेत की फैक्ट्रियों में काम करने वाले, रुई की फैक्ट्रियों में काम करने वाले, एस्बेस्टोस की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, उनके अंदर ये जो है ना बीमारी कॉमन होती है, क्योंकि उनमें जो ज़रात जाके लंग्स में बैठते हैं उनके बार बार उसकी जो है ना वो इन्फ्लेमेशन होती है, और फाइनली जो है ना फाइब्रोसिस हो जाती है। सो दोज एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स, तो कुछ जो हमने देखा कि ऑक्यूपेशनल या एनवायरमेंटल कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, या फिर कहीं ऐसी जगह पे काम करने की वजह से जहाँ पे हैजर्ड बहुत ज़्यादा हो। ठीक है जी। और कुछ ड्रग्स और बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से। और सेकंड कॉज है सिस्टेमिक डिजीजेज, मतलब हमारी बॉडी की डिजीजेज जिसकी वजह से जो ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, वो हो सकती है, सच एज सार्कोइडोसिस और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में होता है कि कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं उनकी फाइब्रोसिस होने लग जाती है, फॉर एग्जांपल स्क्लेरोडर्मा और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये बीमारियां जिनके अंदर जो हमारे टिश्यूज हैं उनकी उनके अंदर स्कारिंग होने लग जाती है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। तो सेम लंग्स के अंदर भी इस तरह इन्फ्लेमेटरी सिस्टम जो है ना वो चल पड़ता है। मोस्टली ये ऑटोम्यून डिजीज होती हैं। सो सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स के अंदर भी ये हो सकती है। और तीसरे नंबर पे इसकी कॉज है द इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमूनियाज, मतलब अननोन कॉज के नमूनियाज बार बार होते हैं, और फाइनली उसके बाद जो है इडियोपैथिक जब भी इस्तेमाल करें इसका मतलब होता है अननोन। सो जब भी अननोन कॉज की वजह से बार बार नमूनियाज होते हैं और फाइनली बार बार इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होता है, जो लंग्स हैं उनकी फाइब्रोसिस हो जाती है। जी, पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग एक छोटी सी ब्रेक ले लें। आप लोगों को मैं 10 मिनट्स की ब्रेक देता हूँ। 4:36 हुए हैं इस वक्त। सो आई वांट यू गाइस बैक एट 4:47, और 4:47 पे आके फिर आप लोगों की मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा। देन हम आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड करते हैं। सो टेक अ ब्रेक टिल 4:47। चलें जी।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, वापस ज्वाइन करें, बाकी लोगों को भी कहें। और पहला काम हम ये करेंगे कि हम अटेंडेंस लगा लें इस वाले लेक्चर की, और दूसरे इसके बाद जो लेक्चर होगा उसके अटेंडेंस हम बाद में लगाते हैं। सो हरी अप जी जनाब। जी हबीब, अटेंडेंस लगा लो प्लीज़। जी हबीब, अटेंडेंस लगा लें।
हाँ जी, अटेंडेंस लगा ली भाई, मुझे बताओ। अटेंडेंस लगा ली आपने इस लेक्चर की? जी क्लास। चलें जी, सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड लाइक now we will move toward pathophysiology of we will move toward the pathophysiology of ILD कि बेसिकली ILD जो है वो कॉज कैसे होती है, कैसे जो है ना वो डेवलप होती है ILD। सो हम उसकी तरफ चलते हैं। इससे पहले मुझे आप प्लीज़ कंफर्म कर दें कि जी आपको आवाज़ मेरी ठीक से आ रही है या नहीं। चलें ठीक है। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, द कॉज ऑफ ILD इज यूजली अननोन। आप मोस्टली अगर पेशेंट्स की हिस्ट्री लें ILD के पेशेंट्स की, तो आपको ये पता चलेगा दैट कॉज इज अननोन। ठीक है, कॉज नहीं पता होती है, इडियोपैथिक होती है, अननोन कॉज के साथ आते हैं। आपको हिस्ट्री भी नहीं मिलती कोई, और कोई इस तरह का नहीं होता, बाजू का ऑटोइम्यूनिटी का मिल जाता है इनके अंदर। ठीक है, so it is suggested that some form of injury to the alveolar epithelial cell initiated the pathogenesis process and this is result an inflammatory response and fibrosis of the lungs। तो इसमें सुजेस्ट ये किया जाता है कि एल्वियोलाई को किसी न किसी वजह से इंजरी होती है। ठीक है, दैट कैन बी एनी रीजन, लो एयर प्रेशर हो सकता है, कोई ऑटोम्यूनिटी हो सकती है, उसकी वजह से एल्वियोलाई को इंजरी होती है, जिसकी वजह से बार बार उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और फाइनली फाइब्रोसिस हो जाती है। Continuous inflammatory events ultimately lead to collapse and fusion of the alveoli to fibrosis। तो वही जो मैंने आपको चीज बताई, बार बार इन्फ्लेमेशन होने की वजह से या कॉन्टिन्यूस इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उन एल्वियोलाई का जो है फाइब्रोसिस हो जाती है, विच रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सरफेस एरिया इन द लंग्स वेयर गैशियस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। सो इसकी वजह से लंग्स का वो एरिया लॉस हो जाता है, वो एरिया डेड हो जाता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, जिसकी वजह से बंदे की गैस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाती। अच्छा यार, मुझे यहाँ पे एक चीज छोटी सी याद आ गई। मुझे याद ये आ गया कि मुझे आप लोग ये बताएं पोर्टफोलियोज किधर पहुंचे हैं भैया आप लोगों के? जी क्लास, पोर्टफोलियोज किधर पहुंचे हैं वो मेरा ख्याल है मैं भी भूल गया हूँ और आप लोग भी भूल गए हैं। हाँ, इज इट सो? चलें, मैं आप लोगों के पोर्टफोलियोज के लिए भी जो है ना एक टाइमलाइन आप लोगों के साथ मिलके जो वेरी नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसके अंदर मैं डिसाइड करता हूँ आपके साथ मिलके कि हमने पोर्टफोलियोज को किस तरह से लेके चलना है। क्योंकि अब टाइम जो है वो थोड़ा रहता जा रहा है और हमें ये प्रैक्टिकल काम भी थोड़ा बहुत जो है ना डेफिनेटली कर लेना चाहिए। अच्छा चलें, इन प्रोसेस है, मैं देखता हूँ आप लोगों ने कितना कितना बना लिया है, और क्योंकि वो हमने सॉफ्ट में बनाना है, सो डेफिनेटली आई विल आस्क यू गाइस टू सेंड मी जितना आप लोगों ने काम कर लिया हुआ है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल भी क्लास नहीं लेते हैं, तो अभी अटेंडेंस आती है मेरे पास, तो मैं ज़रा रजिस्टर भी एक दफ़ा आप लोगों का देखता हूँ कि आप लोगों की अटेंडेंस की परसेंटेज क्या चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं ये भी डिसाइड करना है इसी मंथ में कि आप में से कौन जो है वो यूएचएस के एग्ज़ाम देने जा रहा है और कौन जो है वो यूएचएस के एग्ज़ाम नहीं देने जा रहा है जनाब। ठीक है जी, चलें ये भी डिसाइड करते हैं हम। हम्म। चलें, एनी हाउ, इसके बाद थोड़ा सा मैं ये करूँगा कि आप लोगों के साथ CCM क्रिटिकल केयर मैप जो है वो मैंने डिस्कस करना है नेक्स्ट किसी क्लास में। तो कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, मैंने क्या क्या बताया था आपको? नंबर 1, एक मिनट ठहरे ना ज़रा, मैं एक मिनट ओपन करूँ पोर्टफोलियोज। हाँ,
सो मुझे आप ये बताइए कि क्या आप लोग वो बना चुके हैं, इंट्रोडक्शन लिख लिया होगा, पैथोफिजियोलॉजी और हेल्थ असेसमेंट लिख चुके हैं पेशेंट की या नहीं लिखी अभी तक? मुझे मैंने एक फॉर्मेट सेंड किया था उसमें। अच्छा चलो ठीक है, इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं। अभी फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं, इस स्लाइड को कंप्लीट करते हैं और चलें। So the onset of symptom is usually gradual, with breathlessness the most common and disabling symptom. तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिम्टम्स डेवलप होती हैं और मोस्टली जो है ना ब्रेथलेसनेस होती है स्टार्ट में पेशेंट को। अनोन प्रोडक्टिव कैफ इज यूजुअल एंड मे बी प्रोक्सिस्मल सडन एंड स्पाज्मोडिक। प्रोक्सिस्मल का मतलब होता है जो कि एपिसोड्स की सूरत में आए ना। सो एक नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, मतलब स्पूटम वगैरह नहीं होती उस कफ में, ड्राई सी कफ होती है और लेकिन वो एपिसोड्स में एकदम से पेशेंट खांसने लगता है और खांसता ही जाता है, खांसता ही जाता है और फिर वो ठीक हो जाता है। Abnormal breath sounds are present on auscultation. Fine crackles are most prominent at the lung bases. तो लंग्स की बेस के ऊपर फाइन क्रैकल्स सुनाई देते हैं। डिजिटल क्लबिंग हो जाती है, नेल्स की क्लबिंग होना स्टार्ट हो जाती है फिंगर्स के। देयर विल बी नॉर्मल फाइंडिंग्स ऑन चेस्ट एक्सरे ऑन अ हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। एक्सरे और HRCT जो है इनके ऊपर जो है ना नॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं लंग्स की। लंग फंक्शन टेस्ट विल शो अ रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी फिजियोलॉजी। तो चेस्ट एक्सरे वगैरह कराने से स्टार्टिंग के अंदर नहीं पता चलता, हाँ, लेकिन जब PFT करवाया जाए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाया जाए, स्पायरोमीट्री करवाया जाए, तो उस सूरत में हमें पता चलता है कि देयर इज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज और पेशेंट विद ILD विल हैव अ रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न विद अ रिड्यूस्ड FEV1 एंड FVC। तो हमने जब ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में डिफरेंस किया था तो हमने यही पढ़ा था कि FEV1 और FVC जो है रेशो ये डिक्रीज हो जाती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर। चलें जी, ये वाला सेशन मैं एंड करूंगा और हम अब ज्वाइन करेंगे 5 बजे वाले सेशन को और वहां से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद एंड में बेसिकली मैं आप लोगों से कुछ प्लानिंग करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम अपनी जो है वो तैयारी लेके चलें, ठीक है? तो वो भी नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं क्लास में। तो ये सेशन मैं एंड करता हूँ और दूसरा स्टार्ट करता हूँ। जी जी, मैं आपको स्टार्टिंग में नमाज ब्रेक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लें।